Yes, students, today we will discuss about the next chapter, which is oscillations, which means vibrations. देखिए वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन, इसके जो मीनिंग है वो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। ऑसिलेशन बोलिए या वाइब्रेशन बोलिए, बेसिक डेफिनेशन सेम है। और ये वर्ड्स कहाँ पर यूज किए जाएंगे, तो आंसर ये है कि जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां पर हम बोलेंगे ऑसिलेशन। जैसे कि हम लोग एक झूला झूल रहे हैं, स्विंग होता है जिसमें टू और फ्रो आगे पीछे मोशन करते हैं इस तरह से, तो उस समय पर हम ऑसिलेशन वर्ड यूज करेंगे। और गिटार की वायर होती है वो 3000 5000, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5000 हर्ट्ज। तो जब मैं गिटार की एक वायर को प्लग करके छोड़ता हूँ तो वो एक सेकंड में 5000 वाइब्रेशंस करती है। तो 5000 फ्रीक्वेंसी है विच इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सो वी विल यूज द वर्ड वाइब्रेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। ऑसिलेशन कहां पर यूज करना है, जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, जहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होंगे। जैसे कि एक पेंडुलम, पेंडुलम आपने देखा है वॉच के नीचे होता है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थ्रेड लेकर के उसके साथ एक मास को रख करके एक पेंडुलम को क्रिएट किया जा सकता है। तो पेंडुलम क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा और उसके वाइब्रेशंस जो है वो बहुत कम होंगे। एक सेकंड में एक वाइब्रेशन करेगा या एक सेकंड में दो वाइब्रेशन कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो हम पेंडुलम के लिए ऑसिलेशन वर्ड यूज करेंगे। गिटार की वायर को प्लग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, एक सेकंड में 5000 4000 ऐसे वाइब्रेशंस होंगे। वो डिपेंड करेगा कि तार कितनी मोटी है कितनी पतली है, या उसको कितना टाइटली बाउंड किया गया दो फिक्स पॉइंट के बीच में, तो इन चीजों पे वो डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो गिटार की वायर जब वाइब्रेट करेगी ना, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे वाइब्रेशंस। ओके। अच्छा, लास्ट चैप्टर्स के अंदर आप लोग क्या स्टडी कर चुके हैं अभी तक? आपने जो मोशन स्टडी किए हैं वो कौन कौन से किए हैं? एक तो आपने रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी की है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा आपने सेकंड स्टडी किया है प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो दोनों मोशन है, ये दोनों क्या है, ये नॉन रिपीटेटिव मोशन है। नॉन रिपीटेटिव मतलब कि जो क्या नहीं करते, खुद को रिपीट नहीं करते, नॉन रिपीटेटिव मोशन। अगर आपने किसी बॉल को सामने की डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा थ्रो किया जैसे कि हम लोग एक गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो जैसे ही हम लोग फायर करेंगे वो बुलेट स्ट्रेट लाइन में ऐसा ट्रेवल करेगी, तो वो कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। वो खुद के मोशन को रिपीट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो वापस पीछे से आएगी और दोबारा आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ये अपने मोशन को रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द नॉन रिपीटेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल भी इसी तरह का मोशन है। जैसे हम लोग एक एरोप्लेन में जा रहे हैं और हमारे हाथ में एक पैकेट था, उस पैकेट को हमने नीचे गिरा दिया, तो वो पैकेट क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो मोशन भी कैसा है, वो भी नॉन रिपीटेटिव मोशन है। इसके बाद में आपने ये वाले मोशन स्टडी किए, विच वन, सर्कुलर मोशन। एक कार जो है वो रोड के ऊपर किस तरह से हम लोग उसको घुमा पाते हैं, अचानक से टर्न आ जाता है, हम लोग मोड़ काटते हैं, तो वो किसके अंदर स्टडी आपने किया होगा, सर्कुलर मोशन में स्टडी किया होगा। या इसके अलावा एक मोशन और आप अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप सर्कुलर मोशन ले लीजिए या रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में आप इस तरह से दिखाएंगे कि एक हमने थ्रेड ले रखा है, थ्रेड के साथ में एक ऑब्जेक्ट को हमने सस्पेंड कर रखा है, और ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवोल्यूशंस कर रहा है। तो ये इस पोजीशन से चलना शुरू हुआ, हमने इस पोजीशन को ए माना। तो क्या होगा, जब ये वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल कंप्लीट करेगा तो दोबारा से इसी पोजीशन पे आएगा और अपने मोशन को रिपीट करेगा। अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम इन दो मोशन को किसमें काउंट करेंगे, रिपीटेटिव मोशन में काउंट करेंगे इनको। सर्कुलर मोशन में भी ऐसा होगा, पूरा जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ये ऐसा घूम रहा है। ओके, तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपने मोशन को रिपीट करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में। जैसे कि मान लीजिए हमने एक थ्रेड के साथ में, या आप सन और अर्थ का सिस्टम देख सकते हैं
सेंटर में यहाँ पर सन है और ये अर्थ है। तो ये अर्थ क्या कर रही है, रिवोल्यूशन ही तो कर रही है, अपने मोशन को रिपीट ही तो कर रही है। और उस रिपीटेशन में इसको कितना टाइम लगता है, तो आंसर है 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतना टाइम लगता है। तो 365 डेज एंड 6 आवर के बाद में क्या होगा, ये अपने मोशन को फिर से रिपीट करेगा। इसी तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने एटम्स के मोशन को समझा था कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इस तरह से क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ये रोटेशनल मोशन अगर कर रहा है, ये 1 सेकंड में 1 चक्कर ऐसा काट रहा है, एक रिवोल्यूशन कर रहा है, तो हमने इसका टाइम पीरियड बोला 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ये दोनों मोशन किस में काउंट किए जाएंगे, ये रिपीटेटिव मोशन में काउंट किए जाएंगे। और ये जो रिपीटेटिव मोशन है, दिस इज पीरियडिक मोशन। ये जो रिपीटेटिव मोशन होगा यही क्या होगा, यही तो पीरियडिक मोशन है, यही तो क्या है, पीरियडिक मोशन। देखो नाम से पता लग रहा है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब है कि जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में या सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में अपने मोशन को रिपीट करे, दैट इज पीरियोडिक मोशन, दैट इज पीरियडिक मोशन। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी डिसाइड कर दी यहां से। ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो अपने मोशन को रिपीट करेगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, अच्छा अब पीरियोडिक मोशन के अंदर ही तो हम इसको स्टडी करेंगे, ऑसिलेशन को। तो पीरियोडिक मोशन कितने टाइप के हैं, तो आंसर है 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन, सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड वन इज, ये जो 5th टाइप ऑफ मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, और यू कैन से दैट ऑसिलेटरी मोशन, oscillatory motion. So it is also repetitive motion or you can say that periodic motion. ये जो oscillatory motion है इसी को तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी पूरे चैप्टर को, कि किस तरह से हम इनकी एनर्जीज को डिस्कस कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोग इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ पर गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई, और इस दौरान इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये सारे पैरामीटर्स ही तो हैं। तो इन मोशन को स्टडी करने के लिए आप जो पैरामीटर्स लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सब कुछ इसके लिए भी कैलकुलेट करना। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के साथ साथ और भी कई तरह के डेफिनेशंस आएंगी। जैसे कि एक डेफिनेशन हमने अभी मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड। ये 365 डेज 6 आवर के बाद में खुद के मोशन को, इस मोशन को रिपीट करता है, रिपीटिशन होता है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड ये है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा। एक मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया, अगर 1 सेकंड में 5000 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो हम बोलते हैं 5000 हर्ट्ज। तो सेकंड डेफिनेशन हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह से और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की एक डेफिनेशन लिखते हैं, उस डेफिनेशन के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, और यू कैन से दैट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी कई तरह के होते हैं, सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो उसका भी कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पीरियोडिक मोशन की। द मोशन ऑफ द बॉडी, or you can say that the periodic motion of a body the periodic motion of a body is that motion which is repeated after a fixed interval of time। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में मोशन जो है ऑब्जेक्ट का रिपीट होगा, तो हम ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अच्छा, इसमें एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं,
एग्जाम्पल्स इसके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, द अर्थ आएगा और अर्थ के ई को कैपिटल लिखा जाएगा, ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आप लोग फिर से रिवोल्यूशन का दे सकते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ ए स्टोन विच इज टाइड टू ए थ्रेड एंड वी आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर हम किसी भी स्टोन को एक थ्रेड के साथ बांध करके एक सर्कुलर पाथ पर उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उस केस में वो मोशन भी कैसा होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। सेकंड इज revolutions of a stone which is tied to a thread and moves on a circular path, moves on a circular path, जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। थर्ड एग्जांपल, और क्या एग्जांपल लिख सकते हो पीरियोडिक मोशन में? ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, रोटेशनल मोशन का भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पिनिंग ऑफ, नॉट स्पिनिंग, जो स्पिन है वो भी एक पीरियोडिक मोशन ही है, लेकिन अभी हमने उसके बारे में डिस्कशंस नहीं किए, वो रोटेशनल में आप लोग पढ़ेंगे इसको, अराउंड एक्सिस रोटेशन जो होगा। वी कैन से दैट rotational motion of molecules of a diatomic or triatomic or polyatomic gases, ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वो अपने मोशन को रिपीट करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, तो इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हम लोग अब ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में लिखते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन होगी। ऑसिलेटरी मोशन, पहले इसको सीख लीजिए ये क्या है, या आप इसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन सेम है, किसी भी तरह से इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। ऑसिलेटरी मोशन, सबसे पहले इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन ये है कि मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। इसके लिए पहली कंडीशन क्या है? पीरियोडिक मोशन, मतलब कुछ टाइम के बाद में मोशन रिपीट होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी कि ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट लिख देते हैं, पोजीशन लिखना तो पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको ऑसिलेटरी या ऑसिलेशन बोल देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर अब बताना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग पेंडुलम का लेते हैं।
पेंडुलम बनाने के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा विच इज नोन एज सस्पेंशन पॉइंट, विच इज नोन एज सस्पेंशन पॉइंट, जहां पर हम क्या करेंगे, इस पेंडुलम को सस्पेंड करेंगे और ये जो पॉइंट होगा ये रिजिड होगा। रिजिड का मतलब है ये मूव नहीं करेगा इधर उधर। और इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक थ्रेड लगाएंगे। थ्रेड लगाने के बाद में एक ऑब्जेक्ट को यहां पर इस पर सस्पेंड कर देंगे, जिससे हमारा पेंडुलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है ये अपनी फिक्स पोजीशन पर खड़ा है, ये अभी किसी भी तरह का मोशन नहीं कर रहा, ये अभी किसी भी तरह का मोशन नहीं कर सकता क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है, या आप बोल सकते हैं कि ये बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में है। तो हमें सबसे पहले तो इसको अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या क्रिएट करेगा, तब जाकर के ये मोशन कर सकता है। अभी मान लीजिए इस पेंडुलम का जो वेट है वो 2 किलोग्राम। अगर इसका वेट 2 किलोग्राम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 20 न्यूटन। mg से निकाल लेंगे हम लोग, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, और यहां पर थ्रेड के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, वो टेंशन भी कितनी क्रिएट हो रही है, 20 न्यूटन की। तो थ्रेड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, और ग्रेविटी इस पर 20 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसको हम किससे लिखते हैं, जिसको हम mg से लिखते हैं। तो अभी इस पर नेट फोर्स 0 है, तो बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा। क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और ये जो पोजीशन मैंने यहां पर बनाई है, इसी पोजीशन को क्या बोला जाएगा, इसी को मीन पोजीशन बोला जाएगा। ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ये एक फिक्स पॉइंट है। सो दिस इज मीन पोजीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, इस पेंडुलम को पकड़ करके यहां से यहां पर लेकर के आएंगे। ऐसा करने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन हमने इसकी कर दी, इस पोजीशन पर हम इसको ले आए, ए पोजीशन पर। क्या होगा अब, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट किया आपने मीन पोजीशन से यहां तक आने में। दिस इज द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट करने के बाद मैंने इसको यहां पर, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने इसको ऐसा पकड़ करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कब तक रहेगी, जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं, ग्रेविटी अपना इफेक्ट दिखाती है। देखो हाइट भी तो चेंज हो रही है, ये इस जगह पर है और पेंडुलम को मैं यहां ले आया तो इसके सेंटर की हाइट यहां पर होगी। हाइट जो है वो सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, तो इसकी हाइट चेंज हो रही है, तो मतलब कि मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी हाइट चेंज करके। तो मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, जैसे ही रिलीज करूंगा ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छे से आप स्टडी कर चुके हैं इसको, वर्क एनर्जी में। तो जब ये इस तरफ आ रहा होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी, तो उस समय पर ये मीन पोजीशन तक पहुंचेगा जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये ऐसा मोशन में हो जाएगा। अब अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये मोशन में है, तो न्यूटन का हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये मोशन में होने के कारण यहां पर रुक नहीं पाएगा, ये कहां निकल जाएगा, ये अपनी मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ग्रेविटी फिर से अपना इफेक्ट दिखाएगी। किस तरफ फोर्स काम करेगा, तो आंसर है इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते ये यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा और फिर से किस में आ जाएगा, ये फिर से रेस्ट में आ जाएगा। अब रेस्ट में आ गया तो ग्रेविटी फिर से इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो फिर इधर आएगा, क्या करेगा, फिर मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। तो कैसा मोशन हुआ, कैसा मोशन हुआ, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर, किसके इधर उधर, अबाउट ए फिक्स पॉइंट। और वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मीन पोजीशन बोला जाता है। और ये एक्सट्रीम पोजीशंस है। ये वाली कौन सी पोजीशन है, जहां पर ये आकर के रेस्ट में आ जाता है, फिर से मीन पोजीशन की तरफ चलता है, फिर आगे निकल जाता है, फिर रेस्ट में आ जाता है, फिर से मीन पोजीशन की तरफ चलता है। सो जहां पर ये रेस्ट में आएगा वो कौन सी पोजीशन होगी, वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या,
आंसर है यस। ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी, टू एंड फ्रो मोशन कर दिया एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अबाउट। नेक्स्ट, ये पीरियोडिक मोशन है क्या? तो आंसर है यस, पीरियोडिक मोशन ही तो है, ये रिपीट करेगा खुद को। रिपीट करेगा, कैसे रिपीट करेगा हम देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन से। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से ऐसा आगे गया, 1 सेकेंड लगा, वापिस आया 1 सेकेंड लगा, कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया? तो आंसर है हाफ वाइब्रेशन। तो 1 सेकेंड इसको यहां पर जाने में लगा, 1 सेकेंड वापिस आने में लगा, 2 सेकेंड तो पूरे हो चुके हैं। फिर 2 सेकेंड इधर लगेंगे, 1 सेकेंड इधर जाने में, फिर 1 सेकेंड वापिस मीन पोजीशन पर आने में। तो हमने बोला भैया इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है। अब 4 सेकेंड के बाद फिर से क्या होगा? 4 सेकेंड के बाद फिर से ये इस तरफ जाएगा ए पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए कहां पर जाएगा? बी पोजीशन पे। तो बार बार ये अपने मोशन को रिपीट करेगा आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 4 सेकेंड। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या? जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उस मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोल देंगे। अब जल्दी से हैंड रेज कर दो अगर समझ आ गया तो। ओके, तो ये हमें समझ आ चुका है कि ऑसिलेटरी मोशन किसको बोला जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशंस एक ही बात है, डेफिनेशन सेम रहेगी। अब डेफिनेशन सुन लीजिए, इन दो पॉइंट को मिला करके हम डेफिनेशन बना देते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट and which repeat itself after a fixed interval of time, that motion is called oscillatory motion। क्या बोला मैंने? कि जो टू एंड फ्रो मोशन करेगा एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, नॉट अराउंड, ओके, और जो अपने मोशन को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद में, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, और उस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसको स्टडी करने का? इसको स्टडी करने के बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो फिनोमेना हम देख रहे हैं, वो इसी से तो क्या किए जा सकते हैं, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे कि साउंड ट्रेवल करती है, ये 9th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा। साउंड ट्रेवल करती है तो कैसे ट्रेवल करती है? आंसर है कि रास्ते में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन ही तो करते हैं। तो ये वाइब्रेशन करते करते एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर आपको साउंड एनर्जी को समझना है, अगर आपको साउंड एनर्जी को समझना है, तो आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? पहले ऑसिलेटरी मोशन स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद आप साउंड एनर्जी को समझ सकते हैं, जो कि हम लोग 15 चैप्टर में समझेंगे, दैट इज वेव्स। वेव्स के अंदर साउंड वेव्स को ही अंडरस्टैंड करना है पूरी तरह से। तो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस करते हैं जिससे साउंड ट्रेवल करती है। जिससे क्या करती है? मीडियम में साउंड ट्रेवल करती है। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑसिलेटरी मोशन। इसके साथ साथ ये जो पेंडुलम था, इसकी वर्किंग को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? ऑसिलेटरी मोशन समझना पड़ेगा। एक स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग के साथ भी हम लोग वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखिए एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक टेबल है जो फ्रिक्शनलेस है। हमने इसके ऊपर वाटर या ऑयल की एक लेयर बना दी है। फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा ना, डिसिपेटिव फोर्सेस को हटाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच कर दिया। स्प्रिंग अटैच करने के बाद मैंने इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट लगा दिया ऑफ m मास, और नीचे लगा दिए व्हील्स। व्हील्स लगाने से क्या होगा? बियरिंग्स लगा दिए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको वाइब्रेट करवाने के लिए? या तो इसकी मीन पोजीशन से इसको इधर लेकर के जाना पड़ेगा या इधर लेकर के जाना पड़ेगा। तो आंसर है आपको वाइब्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। पेंडुलम में भी तो यही किया था। तो मान लीजिए मैंने इसको कंप्रेस किया, इस डायरेक्शन में मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसको कंप्रेस करना शुरू किया। तो जैसे ही कंप्रेस करूंगा तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। सेकंड कंडीशन इसकी समझ लीजिए क्या होगी। ये स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा, क्लियरली आपको डायग्राम में दिखेगा कि ये कंप्रेस हो चुका है और ये इस पोजीशन पर आ चुका है। ये m मास का ऑब्जेक्ट था। अब मैंने इसको इस जगह पर पकड़ करके रखा हुआ है, तो आंसर है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या रीजन है? क्योंकि मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो फोर्स लगा करके मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, इस पर वर्क डन किया। मान लीजिए 10 जूल का वर्क डन किया,
तो 10 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही रिलीज करूंगा क्या होगा, वो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आ जाएगा मोशन में और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फिर फ्रो मोशन होगा, टू मोशन तो हो चुका है, अब फ्रो होगा। ये स्प्रिंग इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ये पहले कंप्रेस किया था हमने, अब क्या हो जाएगा, अब ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगा इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा, जो स्प्रिंग को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाना चाहेगा, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक है हमारे पास उसके लिए। ओके, तो अब ये फिर से किस तरफ जाएगा, फिर से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो ये ऐसा कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा। ये किस तरह का मोशन करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो स्प्रिंग के जो वाइब्रेशंस हैं, जो स्प्रिंग ये मोशन कर रहा है, ये भी किस टाइप का मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो नेचर में हमें ऐसे कई है। तो पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन, ये स्प्रिंग जो कर रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन। इसके साथ साथ हमने मैंने आपको बताया एयर मॉलिक्यूल्स साउंड ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। तो उस समय पर एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हम लोग एक स्पीकर बनाते हैं, स्पीकर के अंदर एक डायफ्राम लगा होता है, एक पर्दा लगा होता है जो वाइब्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ये मान लीजिए हमने एक स्पीकर क्रिएट किया और इस स्पीकर के अंदर यहाँ पर डायफ्राम लगा होता है, ये डायफ्राम लगा होता है, आपने देखा भी होगा, ये डायफ्राम ऐसा वाइब्रेट करता रहता है। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उस समय पर एयर पार्टिकल्स को आगे पुश कर ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम के साथ तीन छोटी छोटी बोन्स लगी होती हैं। आगे फिर कोक्लिया होता है, कोक्लिया के साथ ऑडिटरी नर्व होती है, वो ऑडिटरी नर्व सिग्नल पहुंचाती है कहां तक, ब्रेन तक। एनीवेज वो आप लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो ये साउंड ऐसा ट्रेवल करते हुए आएगी और यहाँ पर इस ईयर ड्रम से टकराएगी। ईयर ड्रम से टकराएगी तो एक एयर मॉलिक्यूल आकर के इससे टकराता है। तो जैसे ही टकराता है ये अपनी मीन पोजीशन से ऐसा हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ इनवर्ड चला जाता है। फिर जब वो पार्टिकल पीछे जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, वो फिर से बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, ये वाइब्रेशंस करता रहेगा। तो एक ईयर ड्रम भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो अगर दिस मोशन, ओके, तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड, इसके साथ साथ पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस ये होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि एक मोशन को इस टाइप के मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम लोग इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं उसको। देखो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे ना कैलकुलेशंस के लिए। तो कैलकुलेशन तो इनसे इनके बेसिस पे नहीं की जा सकती, कैलकुलेशंस